गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। हम महासागरों में गति पढ़ रहे थे जिसमें हमने तरंगें और धाराएं पढ़ी। आज उसी में आगे बढ़ते हुए हम टाइड्स के बारे में जानेंगे या ज्वार भाटा। मैं डॉक्टर संदीप यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। ज्वार भाटा समुद्र जल की एक महत्वपूर्ण गति है। इसमें नियमित रूप से सागर में जल स्तर घटता बढ़ता रहता है। महासागरीय जल सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से ऊपर उठता है और आगे की ओर बढ़ता है। इस अवस्था को ज्वार या टाइड कहते हैं तथा जब जल नीचे उतरने अथवा पीछे हटने लगता है उस अवस्था को भाटा या एब टाइड कहते हैं। मरे के शब्दों में सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण समुद्र तल के नियमित रूप से ऊपर उठने और जल के नीचे जाने की क्रिया को ज्वार भाटा कहते हैं। महासागरीय जल में सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के परिणाम स्वरूप ही ज्वार की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी का सतही भाग उसके केंद्र की अपेक्षा चंद्रमा से 6400 किलोमीटर निकट रहता है। चंद्रमा का केंद्र पृथ्वी के केंद्र से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रहता है और पृथ्वी का धरातल चंद्रमा की धरातलीय सतह से 3,77,600 किलोमीटर दूर स्थित है। इससे यह स्पष्ट होता है कि चंद्रमा के समक्ष पृथ्वी की धरातलीय सतह वाले भाग के ठीक पीछे चंद्रमा की धरातल का 3,90,400 किलोमीटर की दूरी पर रहता है। अतः पृथ्वी का वह भाग जो चंद्रमा के सामने पड़ता है चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से सर्वाधिक प्रभावित होता है तथा उसके ठीक पीछे वाला भाग कम प्रभावित होता है क्योंकि दूरी में अंतर है। पास है जो सतह उस पर आकर्षण शक्ति ज़्यादा रहेगी, जो दूर होगी सतह उसमें आकर्षण शक्ति में हमें कमी देखने को मिलेगी। चंद्रमा की इस आकर्षण शक्ति के प्रभाव से पृथ्वी तल के सामने पड़ने वाले भाग का जल चंद्रमा की ओर आकर्षित होकर ऊपर की ओर उठता है, जिससे सागर में उच्चतम ज्वार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पृथ्वी के इस भाग के बिल्कुल पीछे वाले भाग में भी पृथ्वी के केंद्रोपसारी बल के कारण जल सामान्य स्तर से कुछ ऊपर उठ जाता है। इस प्रकार एक ही समय में पृथ्वी तल पर दो ज्वार उत्पन्न होते हैं, एक तो चंद्रमा के सामने और दूसरा ठीक उसके पीछे के भाग में होता है। चंद्रमा के सामने व उसके विपरीत भागों के बीच समकोण पर दो स्थान ऐसे भी होते हैं जहां का जल सामान्य सतह से नीचे रहता है। इसे भाटा कहते हैं। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण प्रत्येक स्थान पर 24 घंटे में 2 बार ज्वार एवं 2 बार भाटा आता है। केंद्रोपसारी बल पृथ्वी के प्रत्येक अक्षांश पर गुरुत्वाकर्षण के ठीक विपरीत दिशा में प्रभाव डालता है। सामने जो चित्र आपको दर्शाया जा रहा है उसमें पीले रंग से सूर्य है और चंद्रमा का अक्ष इसके अंदर दिखाया गया है कि चंद्रमा किस तरीके से गति कर रहा है और बीच में ये पृथ्वी इसमें देखने को मिल रही है। इन दोनों की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है चंद्रमा की और सूर्य की, वो पृथ्वी की सतह का जो जल है उसको ऊपर की तरफ में खींच रही है और इसकी वजह से हमें इसमें जो सूर्य के चंद्रमा के सामने का जो हिस्सा है इसके अंदर ये उच्च ज्वार देखने को मिल रहा है या टाइड देखने को मिल रही है, जबकि इसके विपरीत वाले जो सिरे हैं ये और ये, इन दोनों के अंदर हमारे को निम्न टाइड या भाटा देखने को मिल रहा है इसके अंदर। तो इस चित्र के माध्यम से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसको अपनी तरफ खींचती है और जल भी उससे प्रभावित होता है। ऊपर ये वर्ड स्पष्ट किया गया है कि ज्वार प्रत्येक स्थान पर प्राय 2 बार आता है, लेकिन ज्वार के आने के समय प्रतिदिन नियमित रूप से एक नहीं होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि पृथ्वी 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा कर लेती है। चंद्रमा भी अपनी धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी का एक चंद्रमास में चक्कर लगाता है। अतः चंद्रमा अगले दिन तक अपने निश्चित ज्वार केंद्र से आगे बढ़ जाता है। इसी कारण ज्वार केंद्र को चंद्रमा के केंद्र के ठीक सामने तक पहुंचने में 52 मिनट का समय अधिक लगता है।
इसी कारण ज्वार ठीक 12 घंटे बाद न आकर 12 घंटे 26 मिनट बाद आता है। यही स्थिति ज्वार केंद्र के विपरीत भाग में रहती है, जहां ज्वार 12 घंटे 26 मिनट पश्चात आता है। चित्र में च और छ चंद्रमा की दो स्थितियां बताई गई हैं। यदि ज स्थान पर पहले ज्वार शाम के 4 बजे आता है तो दूसरी बार प्रातःकाल 4:26 पर आएगा। च स्थान पर ज्वार 24 घंटे में पृथ्वी का पूरा एक चक्कर लगाकर अपनी प्रथम अवस्था ग्रहण कर लेता है, किंतु इस समय तक चंद्रमा की गति के अनुसार इस ज्वार की स्थिति से आगे बढ़कर वह 6 स्थान पर पहुंच जाता है। इस स्थान के ठीक नीचे चित्र में स स्थान दिया गया है। अब ज स्थान के ज्वार को स स्थान तक पहुंचने में छ की अतिरिक्त दूरी तय करने में पृथ्वी को 52 मिनट का समय और लग जाता है। इस प्रकार एक ज्वार और दूसरे ज्वार में 24 घंटे और 52 मिनट का समय लगता है। ज्वार भाटा के प्रकार। ज्वार के कुछ प्रमुख प्रकार निम्न हैं। वृहत ज्वार अथवा दीर्घ ज्वार, इसको स्प्रिंग टाइड भी बोलते हैं। ज्वार उत्पन्न करने में चंद्रमा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, परंतु सूर्य का प्रभाव भी सहायता करता है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही सीध में होते हैं तो सूर्य और चंद्रमा की संयुक्त आकर्षण शक्ति से वृहत अथवा दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। सूर्य का प्रभाव कम दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य पृथ्वी से औसतन 14 करोड़ 85 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि चंद्रमा पृथ्वी के अधिक निकट स्थित है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में प्रत्येक पूर्णमासी तथा अमावस्या को आते हैं। इन दोनों दिन वृहत ज्वार की ऊंचाई सामान्य दिवसों की अपेक्षा 20% अधिक होती है। यह स्थिति प्रत्येक महीने में 2 बार होती है। इसी को वृहत अथवा दीर्घ ज्वार कहते हैं। ये जो अभी पोजीशन दिख रही है इसको हम दीर्घ ज्वार कहते हैं। और अब जो पोजीशन आपको देखने को मिल रही है ये आपकी नीप टाइड की है। अब वापस दीर्घ ज्वार आ गया और ये लघु ज्वार है। तो इस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर ये ज्वार की दशाएं दोनों इसमें देखने को मिल रही हैं। एक स्थिति के अंदर चंद्रमा और सूर्य एक सीध में है तो आपका आकर्षण शक्ति की वजह से दीर्घ ज्वार पड़ा। अब ये समकोण पर पहुंच गया चंद्रमा, तो अब इस टाइम पर लघु ज्वार है। लघु ज्वार या नीप टाइड पूर्णमासी तथा अमावस्या के अतिरिक्त शुक्ल और कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन सूर्य तथा चंद्रमा की स्थिति ऐसी होती है कि वे पृथ्वी पर समकोण बनाते हैं। इन दिनों में लघु ज्वार उत्पन्न होते हैं। इस समकोण स्थिति के कारण सूर्य और चंद्रमा महासागरीय जल को अपनी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस कारण महासागरों में ज्वार की ऊंचाई पूर्णमासी तथा अमावस्या की अपेक्षा कम रहती है, अतः इसे लघु ज्वार कहते हैं। लघु ज्वार के दिन ज्वार और भाटे की ऊंचाई में अधिक अंतर नहीं पाया जाता है। ज्वार की ऊंचाई 20% कम होती है। भूमध्यरेखीय व अयनवृत्तीय ज्वार। सूर्य के समान ही चंद्रमा की भी भूमध्य रेखा के संदर्भ में उत्तरायण और दक्षिणायन स्थितियां होती हैं। जहां सूर्य की यह स्थिति 1 वर्ष में पूर्ण होती है, वहीं चंद्रमा 275 दिन में ही पूर्ण कर लेता है। जब चंद्रमा का उत्तर की ओर झुकाव होता है तो उसकी किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इससे वहां उच्च ज्वार आता है, जो कर्क रेखा के सहारे पश्चिम की ओर अग्रसर होता है। इसके विपरीत स्थिति मकर रेखा के सहारे भी उच्च ज्वार आता है। इस प्रकार कर्क तथा मकर रेखाओं के निकट आने वाले क्रमिक ज्वार तथा भाटा असमान ऊंचाई वाले होते हैं, अर्थात सामान्य ज्वार भाटे से अधिक ऊंचे और नीचे होते हैं। इसी प्रकार जब चंद्रमा दक्षिणायन की स्थिति में होता है तो मकर रेखा पर उच्च ज्वार आते हैं। कर्क तथा मकर रेखाओं के पास आने वाले ऐसे ज्वार को
अयनवृत्तीय ज्वार कहते हैं। प्रत्येक माह में चंद्रमा भूमध्य रेखा पर 2 बार लंबवत चमकता है, तब ज्वार और भाटे की दैनिक असमानता लुप्त हो जाती है और इसे भूमध्य रेखीय ज्वार कहते हैं। समीपस्थ तथा दूरस्थ स्थित ज्वार, पेरिजियन एंड एपोजियन टाइड, ये दोनों चंद्रमा की और पृथ्वी की जो सापेक्षिक स्थितियां हैं, एक स्थिति में पृथ्वी पास होती है, दूसरी स्थिति में पृथ्वी दूर होती है, तो वो चीजें इसके अंदर इसके आधार पर ज्वार उत्पन्न होता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते समय जब निकटतम दूरी 3,56,000 किलोमीटर पर होता है, तो अधिक प्रभाव के कारण उच्च ज्वार उत्पन्न होते हैं, जो सामान्य से 20% बड़ा होता है। इसे समीपस्थ स्थित ज्वार, पेरिजियन टाइड कहते हैं। आप इस जो चित्र है, चित्र के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली पोजीशन, इसमें ये निकट आ रही है स्थिति और पृथ्वी भी इसके निकट है, तो ये जो इसमें जो बल पड़ रहा है आकर्षण का, वो सर्वाधिक देखने को मिलता है। इसके विपरीत जब स्थिति होती है, ये वाली स्थिति, इसमें दूरी ज़्यादा है और सूर्य से भी ये दूरी बढ़ जाती है, तो ये दूरस्थ स्थिति वाला ज्वार होता है, जिसको एपोजियन टाइड कहते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर जो न्यूनतम होने की वजह से छोटा ज्वार उत्पन्न होता है, जो कि 20% उसकी छोटा हो। दैनिक व अर्धदैनिक ज्वार, किसी स्थान पर एक दिन में आने वाले एक ज्वार व एक भाटा को दैनिक ज्वार भाटा कहते हैं। किसी स्थान पर प्रत्येक दिन आने वाले 2 ज्वार व भाटे को अर्धदैनिक ज्वार कहते हैं। ये 2 ज्वार केंद्रों के कारण आते हैं। मिश्रित ज्वार, किसी स्थान पर आने वाला असमान अर्धदैनिक ज्वार को मिश्रित ज्वार कहते हैं, जिनमें 2 ज्वार की ऊंचाई तथा भाटे की निम्नता में अंतर होता है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में समय समय पर अनेक विद्वानों ने अपनी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं। वर्तमान में 3 प्रमुख सिद्धांत प्रचलित हैं। संतुलन सिद्धांत, इक्विलिब्रियम थ्योरी। न्यूटन ने 1687 में अपने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के आधार पर संतुलन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार गतिशील पृथ्वी पर 2 बल एक साथ कार्य करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल और केंद्रोपसारी बल। पृथ्वी का चंद्रमा के ठीक सामने वाला भाग केंद्र की अपेक्षा 6,400 किलोमीटर तथा इसके विपरीत दिशा वाला भाग 12,800 किलोमीटर दूर स्थित होता है। जो भाग चंद्रमा के निकट स्थित होता है, उस पर उसकी आकर्षण शक्ति का प्रभाव अधिक पड़ता है। स्थल और जल पर आकर्षण शक्ति का प्रभाव भिन्न होता है। पृथ्वी का जो भाग चंद्रमा के सामने पड़ता है, उसका जल आकर्षण शक्ति के कारण ऊपर की ओर उठ जाता है। पृथ्वी के विपरीत भाग में भी इसी प्रकार जल ऊपर उठता है, किंतु इसका कारण पृथ्वी का केंद्रोपसारी बल होता है। केंद्रोपसारी बल पृथ्वी के प्रत्येक भाग पर समान रूप से पड़ता है, किंतु चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव उसके निकटतम भाग पर सर्वाधिक पड़ता है। इसी कारण पृथ्वी पर चंद्रमा के निकट वाले सागरों में सर्वाधिक ज्वार की उत्पत्ति होती है। चंद्रमा के विमुख वाले पृथ्वी के भाग में केंद्रोपसारी बल के कारण जल विपरीत दिशा में खींचता है, किंतु इसकी ऊंचाई कम होती है। इस प्रकार एक ही समय में पृथ्वी के तल पर 2 ज्वार की उत्पत्ति होती है। एक ज्वार आकर्षण बल के अधिक होने तथा दूसरा केंद्रोपसारी बल के कारण आता है, ताकि उनमें संतुलन बना रहे। अब इनकी जो सिद्धांत आया था, उसकी आलोचना भी हुई। महासागरों में ज्वार एक लहर के रूप में उत्पन्न होता, और यदि पृथ्वी के धरातल जल ही जल होता तो इस सिद्धांत के क्रियाशील होने की कल्पना की जा सकती थी, परंतु वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है। धरातल पर जल और थल का असमान वितरण है, इसलिए ज्वार लहरें चंद्रमा के साथ पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए प्रत्येक देशांतर पर समान रूप से उत्पन्न नहीं होती। इन ज्वारीय लहरों के विस्तार एवं दिशा में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। सिद्धांत में बताया गया कि ज्वार के समय जल में जो लहरें उठती हैं, पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर होती हैं। इस आधार पर प्रत्येक देशांतर पर ज्वार का समय एक ही होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं है। सागर की गहराई समस्त भागों में समान नहीं है, अतः गहराई में भिन्नता के कारण तथा मार्ग में बाधा आने के कारण ज्वारीय लहरों को
पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने के लिए वांछित परिकलित समय में अधिक समय लगता है। समुद्रों में ज्वार भाटा के अतिरिक्त अन्य कई गतियां होती हैं जो ज्वारीय लहर की प्रगति में बाधक होती हैं। सिद्धांत की कमियों को देखते हुए गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर ज्वार भाटा की उत्पत्ति की व्याख्या त्रुटिपूर्ण मानी गई। दूसरा है प्रगतिशील तरंग सिद्धांत या प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन विलियम हेविल ने 1833 में किया था। इनके अनुसार किसी भी देशांतर के चंद्रमा के सामने होने पर उस देशांतर पर स्थित सभी स्थानों पर ज्वार का समय एक समान होना चाहिए, परंतु वास्तविक रूप में ऐसा नहीं होता है क्योंकि पृथ्वी पर समस्त भाग पर जल नहीं है। इसके बीच बीच में स्थलखंड पाए जाते हैं। यदि सभी जगह जल होता तो चंद्रमा द्वारा उत्पन्न की गई ज्वार लहर ठीक चंद्रमा की गति के अनुरूप पूर्व से पश्चिम दिशा में निरंतर चला करती। स्थलखंडों के कारण जल की गति का अवरोध का सामना करना पड़ता है। दक्षिणी ध्रुव सागर में स्थल की कहीं रुकावट नहीं है, अतः यहाँ चंद्रमा का आकर्षण सर्वाधिक होता है। इस आकर्षण से सागर में जो ज्वार लहर उत्पन्न होती है वह ठीक चंद्रमा की गति का अनुसरण करती है। लगभग 180 देशांतर के समीप यह लहर दो भागों में विभाजित हो जाती है और चंद्रमा के साथ साथ पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती है। जब ये तरंगें उत्तमाशा अंतरीप पर पहुंचती हैं तो एक गौण तरंग उत्पन्न हो जाती है जो अंध महासागर के तट के साथ साथ आगे बढ़ती है। अंध महासागर के तट पर ज्वार का निर्धारण इसी लहर द्वारा होता है। अंध महासागर तथा प्रशांत महासागर में भी इसी प्रकार की लहरें बन जाती हैं जो बाद में ज्वार उत्पन्न करती हैं। प्रगतिशील तरंग सिद्धांत के अनुसार यही ज्वार लहरें अपनी प्रगति के साथ साथ ज्वार भाटा संसार के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं। इस सिद्धांत के अनुसार चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से सागर में प्रधान ज्वार लहर की उत्पत्ति होती है। इससे निकलने वाली शाखाएं गौण लहर कहलाती हैं। प्रधान लहरों की गति चंद्रमा के अनुसार होती है, किंतु गौण लहरें जो होती हैं वो स्वतंत्र रूप से आगे की ओर बढ़ती हैं। इस सिद्धांत को शुरुआत में काफी मान्यता मिली, किंतु कालांतर में इसके संबंध में अनेक आपत्तियां भी उठाई गई हैं। प्रगतिशील तरंग सिद्धांत के अनुसार ज्वारीय तरंगें दक्षिणी महासागर में उत्पन्न होती हैं, वहां से अपनी गौण लहरें उत्तरी महासागरों को भेजती हैं। अतः ज्वार की आयु उत्तरी महासागरों में कम होनी चाहिए। वास्तविकता यह है कि ज्वार की आयु दक्षिणी सागरों से उत्तरी सागरों की ओर बढ़ती जाती है। वृहत ज्वार का समय हॉर्न अंतरीप से ग्रीनलैंड तक एक ही है, जो इस सिद्धांत के विरुद्ध है। इसमें ज्वार आने का समय दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ना चाहिए क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार ज्वार तरंगें दक्षिणी महासागर में जन्म लेती हैं और उत्तरी महासागर की ओर बढ़ती हैं, किंतु ऐसा नहीं है। ज्वार भाटा के प्रकारों की भिन्नता के आधार पर भी इस सिद्धांत की आलोचना की गई है। उत्तरी अंध महासागर और उत्तरी प्रशांत महासागर में एक ही अक्षांश पर दैनिक तथा अर्ध दैनिक ज्वारीय तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं, जबकि प्रगतिशील तरंग सिद्धांत में इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इस सिद्धांत के विपरीत उत्तरी तथा दक्षिणी अंध महासागर में एक ही समय में दो भागों पर उच्च ज्वार की उत्पत्ति देखी जाती है। इससे यह प्रकट होता है कि प्रगतिशील तरंग सिद्धांत अपने में पूर्ण नहीं है। ज्वार की उत्पत्ति को दक्षिणी सागर तक सीमित मान लेना तथा फिर ज्वार को उत्तर की ओर अग्रसर होना व्यावहारिक नहीं लगता है। स्थायी तरंग सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रसिद्ध अमेरिकी विद्वान हैरिस ने किया था। इनके अनुसार ज्वारीय लहर स्थायी होती है और इसी के द्वारा भिन्न भिन्न स्थानों पर ज्वार आते हैं, परंतु भिन्न भिन्न सागरों में भिन्न भिन्न स्थायी तरंगें होती हैं। स्थायी तरंग सिद्धांत प्रगतिशील तरंग सिद्धांत के विपरीत है। इनके अनुसार महासागरों में ज्वार भाटा स्वतंत्र रूप से उत्पन्न होते। हैरिस ने इस सिद्धांत को दोलन क्रिया के एक प्रयोग द्वारा स्पष्ट किया। यदि एक आयताकार बर्तन में जल भरकर उसके एक किनारे को हिला दिया जाए तो उसके एक ओर की जल की सतह ऊपर उठ जाएगी तथा दूसरी ओर की नीचे हो जाएगी।
इस कारण जल में दोलन प्रारंभ हो जाएगा, जिसे स्थायी तरंग कहते हैं। बर्तन के मध्य में एक ऐसा केंद्र होगा जहां जल तल में कोई अंतर नहीं आएगा। इसे केंद्रीय बिंदु कहा गया। बर्तन के जल के तल में परिवर्तन एक सीधी रेखा के सहारे होता है। हैरिस ने बताया कि पृथ्वी पर विभिन्न महासागर जल से भरे हुए बर्तन के समान है। चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण महासागरीय जल में दोलन प्रारंभ होता है, किंतु यह एक रेखा के सहारे न होकर केंद्र के चारों ओर होता है। इस बिंदु पर जल तल समान व शांत होता है, किंतु इसके चारों ओर कई तरंगें चक्कर लगाती हैं। ऐसी क्रिया सभी महासागरों में होती है। ऐसे भंवर बिंदुओं से कई स्थायी तरंगें उठती हैं। जब ये तरंगें तट की ओर अग्रसर होती हैं तो द्वीप, प्रायद्वीप व खाड़ियों द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है। इन तरंगों के तट पर पहुंचने पर शृंग के कारण ज्वार तथा द्रोणी के कारण भाटा आता है। हैरिस ने निष्कर्ष निकाला कि जितना अधिक गहरा महासागर होगा उतनी ही ऊंची स्थायी तरंग होगी। इसके विपरीत कम गहराई वाले सागरों में स्थायी तरंग कम ऊंचाई वाली होगी। इस प्रकार हैरिस ने विभिन्न महासागरों में ज्वार तथा समय में भिन्नता को स्पष्ट किया है। प्रत्येक महासागर में चंद्रमा और सूर्य की ज्वारीय शक्ति भिन्न भिन्न होती है, इसीलिए ज्वार में भी जटिलताएं और भिन्नताएं पाई जाती हैं। ज्वार भाटा का मानव जीवन को अनेक प्रकार से प्रभावित करता है, ये हमें देखने को मिला है। ज्वार के कारण छिछले बंदरगाहों में जल की गहराई बढ़ जाने से बड़े बड़े जलयान बंदरगाहों के भीतरी भाग तक प्रवेश कर लेते हैं तथा भाटा के साथ गहरे सागरों में वापस चले जाते हैं। इस प्रकार ज्वार भाटा अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाए रखने में सहायता करता है। भाटा अपने साथ नदियों के मुहानों पर एकत्रित कूड़ा करकट बहाकर ले जाता है, जिससे बंदरगाह साफ रहते हैं। ज्वार भाटा से जल विद्युत भी उत्पन्न की जाती है। ज्वार भाटा के कारण महासागरों के जल में निरंतर हलचल रहती है, जिससे शीतोष्ण प्रदेशों के बंदरगाह शीतकाल में जम नहीं पाते हैं और वर्ष पर्यंत व्यापार के लिए खुले रहते हैं। ज्वार तरंगों की चपेट में आने पर कभी-कभी जहाज नष्ट हो जाते हैं। ज्वार भाटा कभी-कभी समुद्री तटों पर कंकड़ और बालू के टीले जमा कर देता है, जिससे सागर की गहराई कम हो जाती है तथा जहाज नहीं आ पाते हैं। ज्वार भाटा समुद्रों में प्लैंकटन व नेक्टन का वितरण करते हैं, जिससे मत्स्य व्यवसाय फलता फूलता है। तो आज के इस व्याख्यान में हमने महासागरीय जल में गति का एक और पहलू जो कि ज्वार भाटा है उसकी जानकारी ली। ज्वार भाटा कितने प्रकार के होते हैं, ज्वार भाटा के आने के समय में अंतर क्यों होता है और ज्वार भाटा के सिद्धांत, उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं उसके बारे में हमने अध्ययन किया। इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा पूर्ण होता है। शीघ्र हम नए चैप्टर के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।